हेलो जुडिशल सर्विस एस्पिरेंट्स, जुडिशल ड्रीम की कॉन्सेप्ट क्लास में आपका वेलकम है। आज हम इररिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज का टॉपिक पढ़ेंगे। ये सेक्शन 13(1)(a) में प्रोवाइडेड आपके हिंदू मैरिज एक्ट में। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले ये एडवाइजेबल है कि आप अपने हिंदू लॉज की बेयर एक्ट अपने पास रखें। चलिए ये लेक्चर की शुरुआत करते हैं। जैसे कि हमने अभी तक पढ़ा है, डाइवोर्स 3 थ्योरीज़ के ऊपर बेस्ड है। ये फर्स्ट थ्योरी है आपकी फॉल थ्योरी, सेकेंड थ्योरी है आपकी ब्रेकडाउन थ्योरी, थर्ड थ्योरी है आपकी कंसेंट थ्योरी। कंसेंट थ्योरी बताती है कि जहां दोनों पार्टीज़ की रजामंदी है वहां भी डाइवोर्स ले सकते हैं। इस थ्योरी को हम आगे बाद में पढ़ेंगे। फर्स्ट थ्योरी जो आपकी फॉल्ट थ्योरी है वो बताती है कि अगर एक पार्टी का फॉल्ट है तो दूसरी पार्टी उससे डाइवोर्स ले सकती है। ये हम पढ़ चुके हैं। आज हम सेकेंड थ्योरी जो कि है ब्रेकडाउन थ्योरी ऑफ मैरिज, इस पर डिस्कशन करेंगे और इसे कैसे इनकॉर्पोरेट किया गया है हिंदू मैरिज एक्ट में वो बताएंगे। ब्रेकडाउन थ्योरी ऑफ मैरिज को पढ़ने से पहले बड़ा ज़रूरी है कि आप फॉल्ट थ्योरी का एक रीकैप लें। फॉल्ट थ्योरी के मुताबिक आपकी 2 पार्टीज़ होती थी, जिसमें से एक पार्टी कोई ऑफेंस या फिर कोई फॉल्ट कमिट करती थी जो एक डाइवोर्स का ग्राउंड भी माना जाता था। ये थ्योरी पार्टीज़ को 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर देती थी, एग्रीव्ड और गिल्टी पार्टी। जब गिल्टी पार्टी कोई फॉल्ट कमिट करती थी तो जो एग्रीव्ड पार्टी है उन्हें एक कॉज फॉर डाइवोर्स मिल जाता था। हालांकि अभी भी उन्हें कोर्ट में काफ़ी चीज़ें प्रूव करनी पड़ती थी सो एज टू ऑब्टेन डाइवोर्स। इस थ्योरी के साथ यही प्रॉब्लम थी कि ये पार्टीज़ को 2 कैटेगरीज में डिवाइड करती है, इनोसेंट और गिल्टी। हाउएवर अगर हमारे सामने कोई ऐसा सिनारियो आ जाए जहाँ दोनों पार्टीज़ ही इनोसेंट हैं या फिर दोनों ही एट फॉल्ट, दोनों ही गिल्टी हैं और दोनों एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहती, तो हम ऐसे सिनारियो में क्या करेंगे? ऑब्वियसली ऐसे सिनारियो में फॉल्ट थ्योरी की एप्लीकेशन नहीं होगी। तो क्या हम ऐसी पार्टीज़ को मजबूर करेंगे एक दूसरे के साथ रहने के लिए? ऑब्वियसली नहीं। तो इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन बन के एमर्ज होती है हमारी ब्रेकडाउन थ्योरी ऑफ मैरिज। आर्टिकल 142 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की पावर का यूज़ करते हुए पहले कोर्ट्स ने अपनी जजमेंट्स में इस थ्योरी को अप्लाई किया और उसके बाद लेजिस्लेचर ने हमें 1964 में एक अमेंडमेंट के रूप में सेक्शन 13(1)(a) हिंदू मैरिज एक्ट में ऐड करके दिया, जिसने फर्दर इस थ्योरी को एक स्टैट्यूटरी रिकग्निशन दी हिंदू मैरिज एक्ट में और हमें इसके बेसिस पे 2 ग्राउंड्स दिए डाइवोर्स लेने के। इससे पहले हम आगे बढ़ें और ब्रेकडाउन थ्योरी ऑफ मैरिज के जो ग्राउंड्स हैं 2 हमारे पास हिंदू मैरिज एक्ट में, उन्हें डिस्कस करें। हम यहाँ पर केरला हाई कोर्ट की एक जजमेंट यूसुफ वर्सेस सोरामा, जिसमें बड़े ही अच्छे ढंग से ब्रेकडाउन थ्योरी ऑफ मैरिज के पर्पस को डिफ़ाइन किया गया है। यहाँ पर कोर्ट ने बोला था कि ऐसा कोई गुलाब का फूल नहीं है जिसमें कांटे ना हो, लेकिन जो आपने थामा है अगर वो कांटे हैं और गुलाब का फूल नहीं तो अच्छा है आप उसे फेंक दें। यहाँ पर ऑनरेबल हाई कोर्ट ने एक पैरेलल ड्रॉ करने की कोशिश की थी शादी से। ऐसी कोई शादी नहीं होती ऑब्वियसली जहाँ पर लड़ाई झगड़े नोक झोंक पति पत्नी के बीच ना हो, लेकिन अगर कोई ऐसी शादी है जहाँ सिर्फ लड़ाई झगड़े ही हैं और कोई प्यार नहीं तो अच्छा है ऐसी शादी को हम एंड कर दें। ऐसे ही सिनारियोज़ को सेक्शन 13(1)(a) जो कि आपको ग्राउंड्स देता है ब्रेकडाउन थ्योरी ऑफ मैरिज के या फिर इररिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज के। आइए उन्हें पढ़ते हैं। आप वीडियो पॉज करके एक बार सेक्शन 13(1)(a) को एक बेयर रीडिंग दीजिए। सबसे पहला आपका ग्राउंड है जुडिशियल सेपरेशन की डिक्री के बाद कोहैबिटेशन का ना रिज्यूम होना। ऐसे किसी केस में जहां पार्टीज़ को जुडिशियल सेपरेशन की डिक्री मिल चुकी है और ऐसी डिक्री मिले हुए लगभग 1 साल बीत चुका है लेकिन अभी भी कोहैबिटेशन रिज्यूम नहीं हुई। कोहैबिटेशन से यहाँ हमारा अर्थ है उन्होंने अपनी मैट्रिमोनियल ऑब्लिगेशंस को फुलफ़िल करना, निभाना अभी पिछले 1 साल में शुरू नहीं किया। इससे साफ ज़ाहिर होता है कि वो एक दूसरे के साथ एनी फर्दर नहीं रहना चाहते। तो ऐसे केस में हम सेक्शन 13(1)(a) के अंदर उन्हें डाइवोर्स दे सकते हैं। हालांकि आपको अभी जुडिशियल सेपरेशन का टॉपिक पढ़ाया नहीं गया है, पर एक ब्रीफ आइडिया आपको दे देते हैं इसके बारे में। जुडिशियल सेपरेशन एक ऐसी मैट्रिमोनियल रिलीफ है जिसे पार्लियामेंट ने इंट्रोड्यूस किया है हिंदू मैरिज एक्ट में, सो डैट शादी को सीधा डिसॉल्व ना किया जाए और ओनली मैट्रिमोनियल ऑब्लिगेशंस को थोड़ी देर सस्पेंड किया जाए और पति पत्नी का स्टेटस अभी मेंटेन करते हुए पार्टीज़ को थोड़ा टाइम दिया जा रहा है कि वो रिकंसाइल कर ले, आपस में सहमति बना लें और वापस अपनी शादी के बंधन को नॉर्मलाइज करके उसे निभाना शुरू कर दें। इस टॉपिक पर फर्दर हम डिस्कशन अपने दूसरे लेक्चर में करेंगे। आपको यहाँ अभी बस इतना जानना ही ज़रूरी है कि अगर डिक्री ऑफ जुडिशियल सेपरेशन मिल जाती है और 1 साल बीत चुका है और अभी तक कोहैबिटेशन रिज्यूम नहीं हुई तो एक ग्राउंड बन जाता है सेक्शन 13(1)(a) के अंदर
डाइवोर्स लेने का, क्योंकि इससे साफ जाहिर होता है कि पार्टीज़ अब एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहती। वहीं आपका सेकंड ग्राउंड है कि रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स की जब डिक्री मिल गई है, लेकिन फिर भी 1 साल बीत चुका है और अभी भी कॉन्जुगल राइट्स जो हैं वो रेस्टिट्यूट नहीं हुई हैं, यानी कि पार्टीज़ ने अपनी मैट्रिमोनियल ऑब्लिगेशंस को निभाना शुरू नहीं किया है पिछले 1 साल में डिक्री के आने के बाद। तो ऐसे केस में भी डाइवोर्स का एक ग्राउंड बन जाता है सेक्शन 13(1)(a) के अंदर, और पार्टी डाइवोर्स सीक कर सकती है। यहाँ भी हमें यही साबित हो रहा है कि दोनों पार्टीज़ का या तो फॉल्ट है या नहीं है, तभी वो एक दूसरे के साथ अब रहना नहीं चाहती। तो ऐसे केस में भी हम उन्हें डाइवोर्स दे सकते हैं सेक्शन 13(1)(a) के अंदर। आपसे एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात यहाँ शेयर करते हैं सेक्शन 13(1)(a) के कि सेक्शन 13 केसेस जो कवर करती है वो है जुडिशियल सेपरेशन और रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स। दोनों ही ऐसे केसेस हैं जहाँ पर एक पार्टी एग्रीव्ड होती है और दूसरी पार्टी जो होती है वो गिल्टी पार्टी होती है। डैट इज़ कि एक पार्टी अपने फेवर में डिक्री लेती है दूसरी पार्टी के अगेंस्ट। हाउएवर अगर तब भी 1 साल तक वो हैबिटेशन रिज्यूम नहीं हो रही तो सेक्शन 13(1)(a) के अंदर डाइवोर्स तो लिया जा सकता है, लेकिन ये डाइवोर्स की पिटिशन दोनों ही पार्टीज़ डाल सकती हैं, जो एग्रीव्ड भी थी और जो रिस्पोंडेंट यानी कि जो गिल्टी पार्टी भी था वो भी। आपको फर्दर एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब हिंदू मैरिज एक्ट में कोई भी मैट्रिमोनियल रिलीफ क्लेम की जाती है तो हर कोर्ट के पास एक चेक एंड बैलेंसेस का एक मैकेनिज़्म होता है, जिसे वो ये चेक कर सकते हैं कि जो पार्टी रिलीफ लेने आई है क्या वो रिलीफ लेने के लिए काबिल भी है या नहीं। ऐसा ही चेक एंड बैलेंसेस का मेथड हिंदू मैरिज एक्ट में सेक्शन 23 में दिया गया है। सेक्शन 23(1)(a) जो है वो चेक एंड बैलेंसेस का मेथड जो है वो हमें सेक्शन 13(1)(a) के जो केसेस हैं उन पर अप्लाई जो होते हैं उनके बारे में बताता है। आप अपनी हिंदू मैरिज एक्ट की बेर एक्ट में सेक्शन 23(1)(a) को रीड करें। अगर आपने ये सेक्शन अभी पढ़ लिया तो आपको ये साफ दिखेगा कि ये सेक्शन साफ तौर से बोलता है कि अगर किसी को सेक्शन 13(1)(a) का डाइवोर्स लेना है किसी पार्टी को, तो ऐसी पार्टी को तभी रिलीफ मिलेगी अगर वो किए हुए रॉन्ग का फ़ायदा ना उठा रही हो, अपने ही किए हुए दोष का नाजायज़ फ़ायदा ना उठा रही हो। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पर एक केस डिस्कस करेंगे ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट का, ओपी मेहरा वर्सेस सरोज। यहाँ पर पार्टीज़ को डिक्री मिली थी रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स की, लेकिन हस्बैंड ने ना तो केवल सिर्फ उस डिक्री को नॉन कंप्लाई किया, पर वाइफ को बुरी तरह से ट्रीट भी किया, बड़ा बुरा व्यवहार किया और उन्हें इतना मजबूर कर दिया कि वाइफ घर छोड़कर चली गई। तो उसके बाद हस्बैंड कोर्ट में गए एज अ पटिशनर बन के, और ये बोला गया कि 1 साल से हमारी जो मैट्रिमोनियल ऑब्लिगेशंस हैं उन्हें उनकी रिजम्पशन नहीं हुई है, तो सेक्शन 13(1)(a) के अंदर हमें डाइवोर्स दिया जाए। लेकिन ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला कि आप अपनी ही गलती का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं, इसलिए आपको बार किया जाता है इस रिलीफ को यूटिलाइज़ करने से। ये था आपका आज का लेक्चर इर्रिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज पर। अगर आपको इस लेक्चर पर मॉडल आंसर चाहिए और MCQs चाहिए तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप, हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए।